और लियू रुयान का फियांसे हूँ। क्या आप लोगों को मेरी आइडेंटिटी को लेकर अभी भी कोई डाउट है? इतने सारे बड़े टाइटल्स सुनकर वो 6 की 6 बिल्कुल शांत हो गई। हुशैंग में ये अमीर लड़कियां बेशक कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ये जिंगबेई था, कंट्री का कैपिटल। उनके फैमिली स्टेटस और बैकग्राउंड की जैंग और लियू फैमिली के सामने कोई औकात नहीं। पता नहीं कितनी देर की शांति के बाद बाई निंगमिंग ने रुंधी हुई आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसने कहा, तुमने मुझे पहले कभी ये सब क्यों नहीं बताया? मैंने जवाब दिया, क्या तुमने भी मुझसे बहुत कुछ नहीं छुपाया था, जैसे कि वो 28 बर्थडे वाला प्रॉमिस? मेरे इन 2 सेंटेंसेस से बाई निंगमिंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो फिर से तड़पने लगी। वो बेचैनी से मुझे एक्सप्लेन करने लगी। मैं इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ जैंग फैन। मैं कभी शेन हाओयू को भुला नहीं पाई थी, लेकिन इन 7 सालों में उसकी बात अभी बीच में ही थी कि लियू रुयान जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, उसने उसकी बात बीच में काट दी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से मुझसे कहा, अभी इन सब चीजों को हैंडल करने का सही टाइम नहीं है जैंग फैन। जब शादी खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हारे दोस्तों को अकेले में डिनर पे इन्वाइट कर लेंगे। गेस्ट्स को और इंतजार मत कराओ। मैंने नहीं सोचा था कि लियू रुयान इतने क्रूशियल मोमेंट पर इतना बोल्ड डिसीजन लेगी। हालांकि मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत से डाउट्स थे। पर अभी उन सवालों के जवाब ढूंढने का सही टाइम नहीं था। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वापस स्टेज के सेंटर में आ गए और एक बार फिर पियानो की हल्की धुन बजने लगी। पूरे हॉल की तालियों और बधाइयों के बीच हम दोनों ने रिंग एक्सचेंज करने की रस्म पूरी की। जैसे ही बुके हवा में उछाला गया, ऊपर से बहुत सारे फूल, पंख और रिबन्स गिरने लगे। दोपहर की तेज धूप लियू रुयान पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा और भी चमक रहा था। मैंने मुड़कर दोबारा पीछे नहीं देखा और अपने फ्यूचर और कल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस ग्रैंड वेडिंग के खत्म होने के बाद मैं काफी थक गया था। दिन में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं लियू रुयान से खुलकर बात करूं। मैंने उससे पूछा, आज जो कुछ भी हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? लियू रुयान जो अपना चेहरा साफ कर रही थी, उसके हाथ अचानक रुक गए और उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। उसने कहा, अगर तुम बताना चाहते हो तो मेरे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी। उसका ये बैलेंस्ड और जेंटल एटीट्यूड देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे पहली बार लगा कि जैसे मैंने किसी बहुत ही खास इंसान से शादी कर ली है। मैंने पूछा, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मेरा उनके साथ आखिर क्या कनेक्शन है? क्या तुम्हें टेंशन नहीं है कि आज जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बड़ा ड्रामा हो सकता है? लियू रुयान पास ही रखी एक सॉफ्ट चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, क्यूरियोसिटी और टेंशन दोनों है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी शादी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी हो गई और तुम मेरे हस्बैंड बन गए हो। अब हम एक साथ आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। जहां तक पास्ट की बात है, अगर तुम शेयर करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ बीत चुका है, तो फिर उन चीजों के पीछे क्यों भागना जिन्हें बदला नहीं जा सकता? एक पल के लिए मुझे लोगों के बीच का अंतर महसूस हुआ और लियू रुयान के बारे में मेरी सोच एक बार फिर से बदल गई। उसकी इन बातों से इंप्रेस होकर मैं भी अब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, तो मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मैंने कहा, शादी में जो लोग आए थे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स थी। हम 7 साल तक रिलेशनशिप में थे और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा दिल ही दिल में किसी और को पसंद करती थी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ब्रेकअप कर ली और जिंगबे वापस आ गया। उसी वक्त मेरे मॉम डैड भी शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे, तो मैंने बस हाँ कर दी। कल ही मेरा उससे ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ था। उसे नहीं पता था कि मैं जैंग फैमिली से हूँ, इसलिए वो शादी में आकर तमाशा करने लगी। मेरी बातें सुनते सुनते लियू रुयान के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने कहा, कल ब्रेकअप हुआ और आज तुमने शादी कर ली, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो गई? मैंने कहा, शायद ये थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन तुम्हारी और मेरी तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। बस बाहर वालों की नजरों में हमें एक स्टेबल कपल बनकर रहना है। इतना काफी नहीं है क्या? ये बोलते हुए मेरे चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, जिसे देखकर लियू रुयान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? मैंने जवाब दिया, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जल्दी से जल्दी जियांग ग्रुप को इनहेरिट करना चाहता हूँ। लियू रुयान का दिल अचानक जोर से धड़का। उसने मुझे बहुत देर तक एकटक देखा और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दी। दूसरी तरफ बाई निंगमिंग को सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई 100 मीटर्स तक घसीटा था। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बेइज्जती कभी फील नहीं की थी। उसकी फ्रेंड्स का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उन सबको विला के गेट के बाहर फेंक दिया गया था। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें वहां से भगा रहे थे। वो गुस्से में तो थीं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। और सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स अपने कैमरास के साथ खड़े थे, जो इस सेंचुरी वेडिंग की फोटोज ना ले पाने की वजह से परेशान थे। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टर्स ने बाई निंगमिंग को तुरंत पहचान लिया। वो सब चिल्लाते हुए उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने पूछा, मिस बाई, क्या आपको भी लियू फैमिली की तीसरी बेटी और मिस्टर जियांग की शादी में इनवाइट किया गया था? आपकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या आप बता सकती हैं कि अंदर क्या हुआ? जैसे ही एक ने पूछना शुरू किया, बाकी रिपोर्टर्स भी उसकी फोटोज लेने और सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ गए। बाई निंगमिंग का मूड पहले ही बहुत खराब था और अब अपने इस शर्मनाक हालत में फोटोज खींचते देख वो अचानक भड़क उठी। उसने सीधे अपने सामने खड़े लोगों को धक्का देकर गिरा दिए, कई कैमरास तोड़ दिए और फिर अपने लोगों के साथ वहां से चली गई। उसी रात बाई निंगमिंग का रिपोर्टर्स पर हमला करने का वो इंसिडेंट एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइंस बन गए। बाई ग्रुप की रेपुटेशन रातों रात मिट्टी में मिल गई और उनके खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई। बाई फैमिली ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी वो इस खबर को रोक नहीं पाए। जब शेन हाओयू का कॉल आया तो बाई निंगमिंग खुद को होटल के रूम में लॉक करके नशे में धुत बैठी थी। उसने कहा,
हेलो निंगबिंग, मैंने न्यूज में देखा कि जिस लड़के की शादी लियू फैमिली में हो रही है वो जियांग फैन है। क्या वो जियांग फैमिली से है? और अगर है भी तो क्या? हाँ में जवाब सुनने के बाद शेन हाओयू की आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। उसने कहा, अभी शाहरुखसेन ने मुझे बताया कि बाई, जियांग, लियू और शेन, इन चारों फैमिलीज का जॉइंट प्रोजेक्ट प्लान अब तैयार हो गया है। सुना है कि इस प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन जिंग बी वालों के हाथ में है। चूंकि तुमने उसके साथ इतने सालों तक रिलेशनशिप रखा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी मदद मांग सकें ताकि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ जाए? हालांकि बाई निंगबिंग नशे में थी, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी अकल बची थी। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए बहुत ही डेस्परेट आवाज में कहा, उससे मदद मांगू? उसने लियू रुयान से शादी कर ली है। शेन हाओयू ने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम दोनों 7 साल तक साथ नहीं थे? अब भले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो उन पुराने दिनों की खातिर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम बस ट्राई तो करो। शेन हाओयू ने आगे कहा, अंकल बाई ने अभी मुझे कॉल किया था और बहुत ही गुस्से में पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। अगर हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लें तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो तुमसे आज की बात को लेकर नाराज भी नहीं होंगे, है ना? उसकी ये बातें सुनकर बाई निंगबिंग का दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन वो कोई पक्का वादा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस एक गोलमोल सा जवाब दिया और कॉल कट कर दी। वो लड़खड़ाते हुए उठी और वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोया, जिससे उसका नशा काफी हद तक उतर गया। कुछ मिनटों बाद टैंग यान डोर नॉक करके अंदर आई और वो भी उसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगी। बाई निंगबिंग सोफा पर पीछे टिक कर बैठ गई। उसकी नजरें खिड़की के बाहर टिकी थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये प्रोजेक्ट एक सोने की खदान की तरह था, जिसके लिए जिंगबी, हुशांग, हांगकांग और मकाओ की बड़ी बड़ी पावर्स लड़ रही थी। हुशांग की 4 बड़ी फैमिलीज ने हाथ इसलिए मिलाया था ताकि वो इस मौके को हाथ से जाने न दे, और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज 90% चांस था कि जियांग जियाओ ही होंगी। वो मेरी अपनी आंट थी, अगर वो मेरे थ्रू उन तक पहुंच सकें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बाई निंगबिंग ने तय किया कि वो एक बार ट्राई जरूर करेगी। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सेल्फिश रीजंस के लिए भी। वो किसी तरह मुझसे एक बार और मिलना चाहती। शादी के दूसरे दिन मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं सीधा जियांग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स चला गया, जहां मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालनी थी, ताकि मैं जल्दी से सब कुछ सीख सकूं। मेरे डैड ने अपने कुछ खास और एक्सपीरियंस्ड सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स मुझे दे दिए थे। मैंने पूरा दिन फाइल्स और रिपोर्ट्स पढ़ी और आखिरकार कंपनी के अंदर की सिचुएशन को थोड़ा बहुत समझ लिया। जब मेरा ध्यान टाइम पर गया तो मैंने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका था। रात के 8 बज रहे थे और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट्स ऑन थी। तभी मैंने देखा कि लियू रुयान वहां खड़ी थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? लियू रुयान ने एक हल्की सी स्माइल दी और उसकी आवाज में थोड़ी सी बेबसी थी। उसने कहा, आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। लॉजिकली तो अभी हमारी मैरिज लीव्स चल रही होनी चाहिए। तब मुझे अचानक याद आया कि सुबह जब हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आए थे और मैंने कंपनी जाने की बात कही थी, तो लियू रुयान के चेहरे पर कैसा अजीब सा एक्सप्रेशन आया था। अब जाकर मुझे उसके उस एक्सप्रेशन का मतलब समझ आया। मैंने थोड़े एम्बैरेसमेंट के साथ एक्सप्लेन किया, मेरी पहली शादी है तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये सब भूल गया था। लेकिन मैरिज लीव्स और हनीमून जैसी चीजें तो नॉर्मल कपल्स के लिए होती है ना, हमारी तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, तो हमें इन सब चीजों को सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? लियू रुयान की आंखों में एक पल के लिए मायूसी दिखी, जिसे देख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कार की को ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने कहा, अगर तुम बिजी हो तो सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार हमारी शादी हुई है, तो क्या ये बिजी वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ डिनर करने के लिए हाँ कहेंगे? उसके बात करने के तरीके में थोड़ा मजाक था, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और मैं खुशी खुशी कार में बैठ गया। ये डिनर एक बहुत फेमस वेस्टर्न रेस्टोरेंट पे प्लान किया गया था। ये खाने का टाइम था और हम दोनों थोड़े लेट आए थे, इसलिए सारे प्राइवेट रूम्स फुल थे। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि और परेशान होने का क्या फायदा। लियू रुयान की परमिशन लेने के बाद हम मेन हॉल में खिड़की के पास एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। मेन्यू हाथ में आते ही लियू रुयान ने वो मुझे दे दिया और फिर इस रेस्टोरेंट की कुछ सिग्नेचर डिशेस के बारे में बताने लगी। उसके सजेशन सुनने के बाद मैंने अपनी पसंद की 4-5 डिशेस ऑर्डर कर दी और फिर मेन्यू वापस उसे दे दिया। लेकिन लियू रुयान ने और कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैंने पूछा, क्या तुम सच में कुछ और ऑर्डर नहीं करोगी? मेरा टेस्ट थोड़ा अजीब है, हो सकता है तुम्हें वो सब पसंद ना आए। उसने हंसते हुए ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, जब हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमें हर रोज एक ही टेबल पर खाना खाना है, तो जो तुम्हें पसंद है मुझे भी वो ट्राई करना चाहिए ना। धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी। मैंने कहा, हमारी शादी हुई है, मैंने खुद को बेच थोड़ी ना दिया है, हमें अपना मनपसंद खाना चुनने का पूरा हक है। तुम्हें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझे सीधा बता सकती हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। उसने कहा, क्या हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं? तो फिर हनीमून कैंसिल ना करने की बात डिस्कस करें। उसके चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मुझे लगा कि वो मुझसे कोई बड़ी डिमांड करने वाली, लेकिन उसने जो बात कही वो हनीमून की थी, जिसे सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम सच में हनीमून पर जाना चाहती हो? उसने कहा, इस शादी की तैयारियों में हम बहुत बिजी रहे हैं, तो मैं बस कुछ दिन रिलैक्स करना चाहती हूँ, और दोनों फैमिलीज के बड़े भी यही चाहते हैं कि हम जल्दी से एक दूसरे के करीब आएं। मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए बहुत अच्छा चांस होगा। तुम्हें क्या लगता है?
उसकी इतनी सिंसियर आवाज सुनकर जो बहाने मैंने सोच रखे थे वो सब मेरे गले में ही अटक गए। सच कहूं तो लियू रियान एक बहुत अच्छी वाइफ जो हर जगह मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करती थी। मेरे लिए हनीमून पर जाना या ना जाना बराबर था और मैं इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ कह दी। मेरा पॉजिटिव आंसर सुनने के बाद लियू रियान की स्माइल और भी ब्राइट हो गई। उसने कहा, ठीक है, जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओगे तब मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। बाइनिंग बिंग ने पूरा दिन जियांग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतजार किया था। तब जाकर उसने मुझे देखा था। वो मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक आई थी ताकि उसे मुझ